फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका directstudy.com पे। आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 आपके बीच रखेंगे, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आपको सबसे अच्छी तरीके से ये बात पता है कि परमाणु का संरचना इतना महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता ही है केमिस्ट्री का, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ऐसे पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं इसको कंप्लीट पढ़ाता हूँ और मैं आपको बता दूँ, पूरा केमिस्ट्री जो है आपको एक सीरीज के तहत चल रहा है। आज के क्लास में आपके बीच रखेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में ऋषि कनाद ने दी, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दी। कहने का मतलब है, मिस्टर कनाद मुनि जो थे, मतलब एक क्या बोला जाए कि ऋषि थे, उन्होंने ये बात बता रखा था। उसका नाम उन्होंने परमाणु रखा था। समझे, ये परमाणु सिद्धांत कहलाता है। उन्होंने नाम भी रखा इसका कि छोटे छोटे कण से जो परमाणु से मिलकर बना होता है कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़, चाहे आपके आंखों के सामने जो दिख रहा हो। लेकिन डाल्टन साहब ने इसको बहुत विस्तार से बताया। कहता है, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से पहली बार परमाणु संरचना की जानकारी दी। उन्होंने परमाणु संरचना जनक कहा जाता है। अब एक बात बताइए, जैसा टूटा फूटा या जो भी उनका मान्यता हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पहली बार तो इन्होंने ही दिया, डाल्टन साहब। इसीलिए परमाणु संरचना के पिता कौन है, तो जॉन डाल्टन को ही माना जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि बस पहली बार इन्होंने ही दिया था। इनसे भी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें बाद में बहुत सारे लोगों ने उसमें निकाला, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जाता है क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने ही किया था। परमाणु सिद्धांत के बारे में बता रहे थे, तो ये इन्होंने ATOM परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पे फंसते हैं बाद में जाकर कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। कौन कहा? मिस्टर डाल्टन। लेकिन आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया। यानी एक कण तो छोड़ ही दीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मेनली मुख्य 3 कण होता है परमाणु को, उसके अलावा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन या पाई मेसॉन में तोड़ा हुआ है। आगे है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। NP न्यूट्रॉन प्रोटॉन, NP सेंटर पे होता है और E जो है चक्कर लगाते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण है, प्रोटॉन पॉजिटिव कण है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसमें कोई भी आवेश उस पर नहीं होता है। परमाणु के मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही माना जाता है। करा है, वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है उसे मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, किंतु नाभिक मूल कण नहीं है, क्योंकि नाभिक 2 चीज़ों से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कहता है मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। एक के बारे में कहता है अस्थायी मूल कण, दूसरा है अस्थायी मूल कण। मतलब एक है स्टेबल पार्टिकल्स, एक है अनस्टेबल पार्टिकल्स। अस्थाई की अगर बात करिएगा तो करा, यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इसकी संख्या 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है? अस्थाई मूलकण है, स्टेबल पार्टिकल से ये होता ही होता है परमाणु में। अस्थाई कण में आ जाता है अनस्टेबल में, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सभी जो आ जाता है। कहता है यह अनिवार्य रूप से परमाणु उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन समय के हिसाब से जरूरत पड़े तो बनते हैं, फिर खत्म भी हो जाते हैं। अगला है प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स। क्या होता है? बहुत आसान है। जब 2 स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, इसे प्रतिकण कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है। एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार वाले कण हैं, आपस में मिलेंगे तो क्या होता है? इसी से क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्वभाव में चूंकि विपरीत है तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो प्रतिकण कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 100 से भी अधिक है। ठीक है, एग्जाम्पल में एक पॉजिट्रॉन है। कहता परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए सब लाइन पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है, ये शब्द ध्यान रखिएगा। नाभिक धन आवेशित होता है, क्योंकि परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही रहता है। एक परमाणु का, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा था, वही एकदम सेम डिट्टो लाइन लिखा है कि कुल जो है परमाणु का जो द्रव्यमान है कहाँ रहता है, तो द्रव्यमान कहाँ रहता है? उसका सेंटर पे। आगे है नाभिक के द्रव्यमान को माप कर परमाणु द्रव्यमान को मापा जा सकता है। नाभिक के द्रव्यमान को माप कर परमाणु के द्रव्यमान को मापा जा सकता है। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दीजिए, वही हो गया नाभिक का द्रव्यमान, वही हो गया परमाणु का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के भार को इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और पहला इंपॉर्टेंट लाइन है आपको याद रखने वाला कि नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने करा था।
डाल्टन नहीं, रदरफोर्ड ने, नाभिक सेंटर। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियॉन इसीलिए कह देते हैं दोनों को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलाकर। अगला है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक न्यूक्लियस के बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। अगला है न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। यहाँ बी है सेंटर, और ये देखेंगे ये अंदर का त्रिज्या है, पूरे बाहर तक का त्रिज्या है। तो कह रहा है परमाणु त्रिज्या और नाभिक का त्रिज्या, अंदर जितना रहता है इसको नाभिक त्रिज्या कहते हैं, और बाहर तक, बाहर वाली लाइन तक देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या कहलाता है। एक छोटी सी बात है कि परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जैसे कि परमाणु त्रिज्या बराबर 10⁻⁻10 माइक्रोन कह सकते हैं, या 1 एंगस्ट्रॉम इसको कह सकते हैं। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं नाभिक त्रिज्या बराबर 10⁻⁻15 माइक्रोन होता है, या 1 फर्मी होता है। परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1 लाख यानी कि 10⁵ गुना अधिक होता है। फिर से सुन लीजिएगा, परमाणु का त्रिज्या जो होता है नाभिक के त्रिज्या से 10 लाख गुना अधिक होता है। ये दूरी और ये दूरी की बात कर रहा है। 1 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं, गलती से बोला गया, 1 लाख गुना अधिक होता है। अगर आगे बात करें तो परमाणु मॉडल किन्होंने दिया, इसको समझते। कह रहा है वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। दैट्स द इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जहाँ भी मैं बोलता हूँ एग्जाम में आया है या आएगा, तो ये इसका मतलब है कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कई बार आया है, तो आगे भी आपको ख्याल रखना है। जैसे जस्ट अभी आपने एक रदरफोर्ड साहब के बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में समझा, भारतीय कणाद मुनि के बारे में समझा, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया सबसे पहले, जो मूल छोटा छोटा कण से पदार्थ बना है। तो यहाँ पे कह रहा है उसी तरह परमाणु मॉडल में कह रहा है, एटॉमिक मॉडल में सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान कहा था। इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत यानी वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इसके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविक में भिन्न थी। इन्होंने प्रोटॉन को सेंटर पे ना कह के इन्होंने कहा था कि इधर उधर है। बाद में होता है रदरफोर्ड का बारे में। रदरफोर्ड का मॉडल इन्होंने क्या कर दिया कि यह मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ये भी लाइन आया हुआ है आपका कि अल्फा प्रकीर्णन मॉडल बताइए, तो आपको क्या बताना था, रदरफोर्ड मॉडल। कह रहा है इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था। क्या किया था, इन्होंने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार किया था, और इसीलिए जानकारी दी थी। अब इसमें इन्होंने क्या किया, मैं छोटा स्क्रीन करके थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात बताइए, एक पत्थर लगा हुआ है, एक गोल का है ना, ये गोल का ये पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, इस पर जैसे ही इन्होंने बहुत सारा अल्फा कण प्रभावित किया, तो अल्फा कण निगेटिव होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप कॉमन सेंस लगाइएगा ज़रा। सबसे पहले क्या होता है, सॉरी, अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण पॉजिटिव होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जी, पता है पॉजिटिव होगा, क्यों हम बता रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव ही होगा, विदाउट पॉजिटिव ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने क्या करा कि एक पतला पहले पत्थर लिया, मान के चलिए पत्थर है। अब क्या हुआ कि ढेर सारा लाइनिंग जो है ऐसे बन रहा है। ये जितने भी लाइनिंग है, गौर करिएगा, ये सभी लाइनिंग जो है अल्फा कण का है। आया, इस पर टकराया, और कुछ तो सीधा निकल गया ऐसे, जो सेंटर के जस्ट पास में आया वो मूव कर गया, ऐसे ऐसे मूव कर गया, डायरेक्शन बना लिया, और जो एकदम बीचों बीच आया पीछे रिटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस अंदर में रहता तो जो अल्फा कण आ रहा था पॉजिटिव, वही इसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है हमेशा। लेकिन पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव इससे दूर भागा, जो पास में आया, और जो ज़्यादा दूर था वो सीधा निकल गया। मतलब बहुत सारा भाग खाली था, बीच में कुछ ऐसा चीज़ था जो इसको दूर भगा रहा था, और रिटर्न होने का मतलब है, इसका मतलब अपोजिट कण वहाँ मौजूद था। ऐसा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में उन्होंने कहा।
अब इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पढ़िए। कह अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई, आपने देखा ऊपर और नीचे, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। आगे देखिए, कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी भी विचलित मतलब तिरछा होकर गई, वो भी आपने देखा। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक पॉजिटिव होते हैं। आगे कहता है 12,000 में से एक अल्फा रे परमाणु के मध्य भाग से टकरा कर वापस आ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस भी नाम दे दिया। आगे है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। यह रदरफोर्ड का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन था एटम्स का, परमाणु का। थोड़ी और बातें बढ़ता है और मैक्सवेल आते हैं। तो मैक्सवेल सिद्धांत में क्या कहा, मैक्सवेल थ्योरी, इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। बताया कि जब कोई कण, गौर से सुने, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, कहाँ पे, वृत्तीय गोला गोला मार्ग पर चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन एक्सट्रैक्शन करता है। उस कण की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया है। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, मैक्सवेल ने क्या कहा, उन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जब बताया कि कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है, वह ऊर्जा का उत्सर्जन एक्सट्रैक्शन करता है, उस कण की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को अस्थायी बताया था। बट ऐसा कोई बात सही नहीं है, अभी कारण देखिएगा आगे। अगला है बोरबरी का मॉडल। बोरबरी थ्योरी क्या कहता है कि इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है। क्यों, यह मॉडल नील्स बोर ने दिया था। बोरबेरी सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जो बीच में सेंटर में रहता है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, परंतु उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने कहा कि वो चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन उसका कोई ऊर्जा का वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस ऊर्जा का वहाँ यूज नहीं हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य ऊर्जा मतलब बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर से सुनिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे था और ये यहाँ आ गया, तो यहाँ का चीज यहाँ आ गया बाहर वाला में, वही बात क्या है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाता है तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, बाहरी ऊर्जा उसको मिलता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए बाहर चला गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर ऊर्जा देगा, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। यहाँ देखिए आपके सामने एक चीज थ्योरी है, उसको जाने 2n², मतलब ये हर कक्षा में जैसे k ऐसे होता है, पहला को k बोलते हैं, उसके बाद l, फिर m, फिर उसी तरह n, ऐसे अलग अलग कक्षा है। इसका 1 है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब 2n² तो 2 और n के यहाँ पर यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करिएगा, यानी पहला में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक। l में 2 है, मतलब यहाँ पे क्या करिएगा, फार्मूला के हिसाब से 2 का स्क्वायर करिएगा और गुना 2 भी करिएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरा कक्षा में 8 रह सकता है अधिक से अधिक। ए में 2, इसमें 8, उस तरह m का निकाल सकते हैं, 9 दूनी 18 रह सकता है, ऐसे करके यहाँ निकाल के दिखा दिया गया है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2n², 1 डाल के निकालेंगे 2, उसके बाद 18, उसके 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32 रह सकते हैं अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा नहीं। एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर एग्जाम में आएगा तो इस टॉपिक में से अगर उठाएगा तो कोई एक उठाकर एक आपको क्वेश्चन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता क्या है, जे थॉमसन है, जो 1897 में खोजा था। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने 1919 में खोजा था और चैडविक साहब ने 1932 में न्यूट्रॉन खोजा था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन,
देख रहे कितना का डिफरेंस है। 1897 में ही खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन खोजने में बहुत समय लग गया, फिर 1919 का समय आ गया, फिर न्यूट्रॉन का खोजने में 1932 का समय लग गया। इतना समय द्रव्यमान दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है आपका और प्रोटॉन पॉजिटिव है, इस पर नो चार्ज है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा पूछा हुआ है, वैसे कम पूछता है लेकिन पूछा हुआ है पहले। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। उसका प्रोटॉन का देखिएगा 1.6725 × 10⁻27 kg, और अप्रॉक्सली उसी के करीब होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन का 1.6748 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये थोड़ा सा ख्याल रखिए द्रव्यमान इसका। भार के बारे में यहाँ दे दिया गया है। न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। उससे कम आपका क्या है, तो प्रोटॉन है, फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है। एक और चीज़ समझिएगा, भेदन क्षमता। किसी चीज़ में भेदने का क्षमता उसी तरह बढ़ जाएगा, भार के हिसाब से ही बढ़ेगा ना। जितना ज़्यादा भार उतना ज़्यादा किसी चीज़ पे चोट मारेगा। तो भेदन क्षमता न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा, उससे कम जाता है प्रोटॉन का, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का किसी चीज़ में भेदन क्षमता। मतलब समझ ही रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक तो माइनस होता है और e⁻0 से इसको सूचित करते हैं। यहाँ देखिएगा, कह रहा है इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था, 1897 में किया था। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर ऋण आवेश होते हैं, ये ध्यान रखना, इसको कैथोड किरण भी कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलिकन के तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया था। एक व्यक्ति थे मिलिकन, समझ रहे, उन्होंने तेल विधि अपनाया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलिकन ने तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया था। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होता है -13.6/n² eV प्रति परमाणु। कह रहा है जहाँ n कक्षा की संख्या है, eV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक eV बराबर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक और टॉपिक आपको समझना है यहाँ पे, निरपेक्ष द्रव्यमान यानी एब्सोल्यूट मास। जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। सापेक्ष, किसी के रेस्पेक्ट में जब आप निकालते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, निरपेक्ष द्रव्यमान के बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी एब्सोल्यूट मास है। आवेश बराबर होता है -1.6 × 10⁻19 जूल। जूल मैंने कह दिया कूलम, -1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 या 1/1840वें भाग के बराबर होता है अप्रॉक्सली। एक चीज यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अगला टॉपिक है आपका कि परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट AMU। जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से की जाती है तो उसे AMU कहा जाता है। 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और ग्राम जब लिखिएगा तो ग्राम में कह दीजिएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम, बस यहाँ से 3 जीरो कमेगा। आगे है प्रोटॉन P, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। प्रोटॉन P बराबर को एक चीज़ याद रखिए, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। जैसे उसको कैथोड किरण कहते हैं, इसको एनोड कहेंगे। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1919 में। नामाकरण रदरफोर्ड ने करा था, नामाकरण किया रदरफोर्ड ने। इस पर धन आवेश होता है, याद रखना है। कह रहा है जब न्यूट्रॉन, जैसे कि आप नाइट्रोजन देख सकते हैं,
7 14 है, मतलब इसका नीचे है परमाणु संख्या और ऊपर में है परमाणु द्रव्यमान। कि नाभिक पर अल्फा कण हमेशा याद रखिएगा हीलियम के कण को बोलते हैं, क्योंकि हीलियम में देखिएगा तो नीचे 2 गो आपका हो जाएगा, इसका 2 को क्या इसको बोलते हैं बता रहा हूँ, परमाणु संख्या ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। से प्रहार कराई जाती है तो प्रोटॉन प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और हीलियम से जब इस पर प्रभावित आपने किया तो देखिएगा एक तो आपको ऑक्सीजन बन गया यहाँ पे 8 17 प्लस हाइड्रोजन इधर आप देखेंगे निकल जाएगा 1 1 वाला, प्रोटॉन है इसको कहते हैं। आवेश की बात करिएगा तो प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की संख्या समान होती है किंतु उसकी प्रकृति विपरीत होती है, निगेटिव और एक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन वाला निगेटिव प्रोटॉन वाला पॉजिटिव। यहाँ द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आवेश की बात हो रही है। अच्छा, एक शब्द है न्यूट्रॉन, दो चीज़ तो आपने समझ लिया। तो कह रहा है इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसी कारण इसके खोज में अधिक समय लग गया। कहते हैं जब बेरिलियम Be49 यानी तकरीबन डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसका परमाणु द्रव्यमान, धातु पर अल्फा कण से प्रभावित किया जाता है तो न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं अल्फा कण मतलब वही हीलियम के कण, तो कार्बन मिला और साथ में N01 न्यूट्रॉन निकलता है। निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करिएगा तो 1.6749 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। आवेश इस पर 0 होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी गुण को दिखाने लगता है जरूरत पड़ने पर। कह रहा है इसकी खोज पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो की अब बात करते हैं। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है, ना द्रव्यमान है ना आवेश है, लेकिन ये है। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी है तो जी है। आगे कहता है पॉजिट्रॉन, कहता है यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल होता है। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान और आवेश दोनों ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किंतु इसकी प्रकृति विपरीत होती है। निरपेक्ष द्रव्यमान उतना ही 9.1 गुणे 10 का -31 kg और आवेश प्लस 1.6 गुणे 10 के -19 कूलम्ब। वहाँ माइनस था, यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया। जब दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रतिकण की अवधारणा ब्रिटेन की वैज्ञानिक पाल डीरेक ने दिया था। पाल डीरेक साहब ने क्या किया था, ये जो शब्द है प्रतिकण के बारे में बताया था। एक कण और है मेसॉन, तो इसके बारे में बेसिक सी जानिए कि इसकी खोज यूकाबा ने किया था। एग्जाम में ये पहले आया हुआ है। ठीक है, मेसॉन कण का खोज किसने किया, यूकाबा ने। कहते हैं ये 3 प्रकार होते हैं, धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन और उदासीन पाई मेसॉन। मेसॉन हो गया, और बोसॉन भी समझिए। इसका खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। बोसॉन कह रहा है हिग्स बोसॉन बराबर गॉड पार्टिकल्स। आप पहले ये सुने होंगे शब्द के बारे में, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। हिग्स बोसॉन बराबर गॉड पार्टिकल्स होता है। यहाँ कह रहा है कि परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बारे में बताइए। तो कह रहा है इसकी खोज मोसले साहब ने करा था और कहता है जेड से इन्होंने दर्शाया था। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में होता है। परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉन, पी बराबर इलेक्ट्रॉन, ई। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। कह रहा है किसी उदासीन परमाणु के लिए जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन, उदासीन है तो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, आर्गन है, तो आप देखेंगे इसमें तीनों चीज़ बराबर है। इसमें कैसे से देख लीजिए, जेड का मान देखेंगे तो 11 है परमाणु संख्या यानी कि, और पी बराबर प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, तब ये उदासीन है। कम बेसी हो जाएगा तो उदासीन नहीं रह जाएगा। आयन के बारे में कहता है वह परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया हो या फिर बाहर से आ गया हो,
दोनों कंडीशन में आयन कहला जाता है। आयन पर आवेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने पर धन आवेश, तथा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है उस पर तो ऋण आवेश होता है। ठीक है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या अदला बदली हो रखी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर सोडियम के माथा पे प्लस लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि उसमें प्रोटॉन तो 11 होगा, उसका परमाणु संख्या 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 कम हो जाएगा। 1 प्लस लिखा है इसीलिए। अगर 2 प्लस रहेगा तो 2 कमेगा। जैसे परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन 18 ही होगा। उसी तरह कैल्शियम का आप देख लीजिएगा, समझ गए होंगे। सम एक शब्द है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि तत्व अलग अलग होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में बराबर होगा। चेक कर लीजिए जरा यहाँ पे एग्जाम्पल में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। सभी में आप देखेंगे तो 12 परमाणु संख्या है मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम 13 पे आता है और 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है। और उस पर +2 है, इस पर +3 है और इस पर 2 माइनस है। जब इसको निकालिएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या घटा कर, तो देखिए सभी में 10 आपको मेनली मिल जाएगा। सम ये तीनों चीज़ क्या कहला जाएगा, इस कंडीशन में सम इलेक्ट्रॉनिक कहला जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक समझने के बाद आपको एक चीज़ समझना होगा, उसका नाम उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, एटॉमिक मास कहिए या एटॉमिक वेट कहिए। देखिए सबसे पहले तो इसको ए द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा हूँ कि ऐसा शब्द पर ध्यान दीजिए कि जोड़ना किसको है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। ये समझना है आपको। बात समझ में आ रही है कुछ? आगे आपको कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या में से यदि आप नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को हटाएंगे तो आपको उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगा। ये शब्द क्यों लिखा उदासीन परमाणु में? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जब उदासीन रहेगा तो उसमें फिक्स है कि जो क्या बोला जाए, प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है। बाय दिस रीजन परमाणु संख्या में से जब हम घटाते हैं प्रोटॉन की संख्या तब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकलता है। और हम जानते हैं कि ए बराबर होता है द्रव्यमान संख्या जिसको मास नंबर बोलते हैं, पी बराबर प्रोटॉनों की संख्या वो प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, एन नॉट का मतलब होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या और जेड का मतलब परमाणु संख्या। तो हम कह सकते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहिए, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या। मेनली कहिए ना, जो सेंटर में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ना है आपको, वही चीज़ यहाँ दिया गया है। अगर उधर भेज देंगे तो n बराबर आप निकाल लेंगे a माइनस जेड। यहाँ इस पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या माइनस आवेशों की संख्या। कॉमन सेंस की बात है, जितना आवेश हटा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगा। अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये एल्युमिनियम है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का देखेंगे तो परमाणु संख्या 13 है और इसका द्रव्यमान संख्या जो है 27 है। अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हटा दे तो हमको न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या बना होता है वो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन से बना होता है। तो आप देखिए ना जरा, नीचे जो होता है अच्छा परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये सॉरी, हाँ सही तो है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये प्रोटॉन का संख्या हो गया, इसमें दोनों है तो न्यूट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अब देखेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए घटा के 14 निकालेगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और एक और चीज़ आपको जानना है, इलेक्ट्रॉन जानना है तो आपको आराम से जानिएगा कि हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, इसीलिए हम 13 लिखेंगे। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सोडियम का समझाया गया है, फिर यूरेनियम का समझाया गया है। अब समझ के इसको देखिए कैसे समझ में आता है। अच्छा, समभारी का मतलब क्या होता है, आइसोबार्स, और समस्थानिक का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप्स। देखिए इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा है। समभारिक मतलब भार समान, समस्थानिक मतलब स्थान समान। और स्थान समान कैसे, स्थान कैसे मिलता है, परमाणु संख्या से, यानी सीधा कहिए कि समान स्थान मतलब समान परमाणु संख्या। और समभारिक मतलब समझ गए होंगे अलग अलग भारी, तो बेतब जिसकी परमाणु भार समान होता है समभारी कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जब देखिएगा परमाणु संख्या इसका 14 है कार्बन का, और 6 नंबर परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार 14 है। और नाइट्रोजन का देखिएगा परमाणु संख्या 7 है और परमाणु भार 14 है। जब दोनों को घटाइएगा तो दोनों में आपको क्या हो जाएगा कि समभारिक है, यानी 14 14 दोनों का है। परमाणु द्रव्यमान
ये द्रव्यमान संख्या का या परमाणु द्रव्यमान बात की है, तो आप दोनों बराबर है, इसलिए दोनों संभारिक है लेकिन अलग अलग है। देखिए अलग अलग जगह है, एगो का परमाणु संख्या 6 है, एगो का परमाणु संख्या 7 है। उसी तरह अगला में देखेंगे आर्गन है और कैल्शियम है, आर्गन का भी उसी तरह देखेंगे। तो परमाणु जो संख्या परमाणु द्रव्यमान है सेम है, लेकिन परमाणु संख्या 18 और 20 है। अब उसी तरह नीचे जब आइएगा तो एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि देखिएगा जब समस्थानिक में स्थान समान मिलेगा, यानी परमाणु संख्या सबका समान होगा। यानी नीचे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, अलग अलग नाम है। लेकिन पहला हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नॉर्मली कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 तरह का नाम रखा गया हाइड्रोजन को। प्रोटियम को नॉर्मल हाइड्रोजन हम लोग कह देते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है कि न्यूट्रॉन का संख्या अलग होता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि देखिए वे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु जैसे प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है। प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो आप आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग हो गया। अच्छा, सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का है। पोलोनियम PO जो है इसका 27 समस्थानिक होता है। अभी आपने हाइड्रोजन का 3 देखा ना, इस तरह पोलोनियम का 27 हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम पूछे हुए इस चीज़ को, SSC में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगला है कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, न्यूट्रॉन बदलता जाएगा तो द्रव्यमान संख्या लाजमी बदलता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो ही तो बनता है आपका क्या, परमाणु संख्या। उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, समझाइए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। इसमें देखेंगे न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, इसको सूचित करते हैं H11, इसको D12 और T13 से करते हैं, या इस तरीका के भी हम लोग करते हैं। उसी तरह जब देखिएगा यूरेनियम का, तो यूरेनियम एक तो है 92-235, एक है 92-238। आगे है कार्बन को उसी तरह समझने का कोशिश करिएगा। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 6-12, 6-14 और 6-15 समस्थानिक है, तो स्थान सबका समान है। 6-6-6, 12-14 अलग है। तो सभी में देखिएगा तो न्यूट्रॉन का संख्या बदलता जाएगा। में 6 न्यूट्रॉन है, में 8 न्यूट्रॉन है, में 9 न्यूट्रॉन है। अच्छा, एक और बात जानिएगा, ये जो 15 वाला है रेडियो सक्रियता समस्थानिक में आ जाता है, मतलब रेडियो सक्रियता इसके अंदर गुण आ जाता है। थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, सेशन आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा अलग टाइप का ये सेशन है इसीलिए। समस्थानिकों के उपयोग में अगर आप देखेंगे तो पहला कह रहा है कार्बन 14 C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में होता है। और अभी जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। और सबसे ज़्यादा कार्बन का ही पूछा जाता है, यूरेनियम का तो इस दो को याद रखें। ऐसे और भी बताऊँगा आगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताएंगे अलग अलग एग्जाम में कौन कौन पूछा है। जैसे कार्बन का तो बहुत बार पूछा है, कार्बन 14 जो होता है जीवाश्म की आयु पता करने में किया जाता है। यूरेनियम 235 का चट्टानों की आयु पता करने में किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आयोडीन बहुत बार पूछा हुआ है, आयोडीन 131 जो है समझे, घेघा रोग और रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है। मेनली इसका किया जाता है क्या, घेघा का, लेकिन रक्त कैंसर में भी प्रयोग होता है। आपको एग्जाम में घेघा का ही आएगा, समझे, आयोडीन 131 का। आगे है आयरन Fe, फेरस जिसको बोलते हैं 59, लोहा बोला जाता है, का प्रयोग एनीमिया के रोग में होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। उसी तरह AS जो है 74 का प्रयोग ट्यूमर यानी कैंसर के इलाज में होता है, ये अभी तक मैंने नहीं देखा है। अगला है आपका CO, कोबाल्ट, एग्जाम में आया हुआ है, का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो आप याद रखिएगा कैंसर में ये भी है, ये भी कैंसर में है, और कैंसर में ये भी है, तो कैंसर का कई गो है, समझे। उसके आ जाता है सोडियम 23 का प्रयोग तंत्रिका तंत्र में सूचना भेजने के लिए किया जाता है, और सोडियम 24 का जो प्रयोग है रक्त को थक्का बनाने में किया जाता है। तो ये एग्जाम में नहीं 3 को आया हुआ है, और सब लमसम एग्जाम में आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। आगे आपका कहता है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक शब्द से ही पकड़ लिए होंगे, न्यूट्रॉन समान होना चाहिए। तो करा वे तब जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आगे कहता है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं इसको। जैसे आप पहला नंबर में देखिएगा कार्बन 6-14 है और कार्बन 8-16 है, दोनों में जब आप घटाएंगे तो आपको 8-8 ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन का देख लीजिएगा, हाइड्रोजन 1-3 हो गया और 2-4 हो गया हीलियम का। हाइड्रोजन हीलियम दोनों में आप देखें न्यूट्रॉन का संख्या समान है। उसी तरह यहाँ देख लीजिए P का, फॉस्फोरस और सल्फर का देखिएगा। एक शब्द पर फोकस करिए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, कक्षा कभी सुना है, कोष सेल, समझ लीजिएगा। देखिए परमाणु के केंद्र में
नाभिक होता है, परमाणु केंद्र में लाजमी नाभिक होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इसे KLMN से दिखाते हैं, इसे KLMN से दिखाया जाता है। आगे कहता है कि कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होती है। जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। फिर से सुनिएगा, के कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, जैसे जैसे कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। दूरी बढ़ेगा लाजमी ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। आगे आपका, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। फिर से सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रही है, कहाँ से दूर जा रही है, नाभिक से डिस्टेंस बना रही है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है अर्थात वह ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। किंतु जब वह नाभिक की ओर आती है तो ऊर्जा घट जाती है और वह मूल कक्षा में रहता है। अगर मूल कक्षा में तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। समझिएगा, बोरबरी योजना के अनुसार, बोरबरी सिद्धांत जो है नील बोर का है, देखिए बोरबेरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जानना है तो 2n² से आप पता पकड़ सकते हैं। n कक्षा की संख्या होती है। अभी हम आपको क्लियर करके समझाएंगे, घबराए एकदम नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है किस कक्षा में कितना है, ई निगेटिव निकालना है तो 2n² हो जाएगा, बीच सेंटर में तो प्लस होता है, ठीक है। KLMN 4 को कक्षा है, ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम होता है, बाहर की तरफ जाएंगे ऊर्जा बढ़ता जाएगा। सभी सेल का निकाल लेते हैं। जैसे ही पहला नंबर सेल हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। देखिए n का मान बदलता गया। अब यहाँ पे क्या 2n² में डाल डाल के सॉल्व करेंगे, यानी पहला कक्षा में एग्जाम में पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 2। दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक 8, उससे ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। कब रह सकता है, सॉरी ज़्यादा नहीं रह सकता, 18 फिर 32। एक चीज़ इसके अलावा आप जानिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो 11th में पढ़ना था, उप कक्षा या कोश, सब ऑर्बिट या सब सेल क्या होता है। तो प्रत्येक कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है, उसकी आकार अलग अलग होती है। इन उप कक्षाओं का खोज जो है सोमरफेल्ड ने किया था, इन्हें SPDF द्वारा उन्होंने बताया। एक सेल के अंदर भी मान के चलिए कि पहला सेल है तो उसमें भी SPDF करके हो सकता है, उसके बाद वाला में उसी तरह SPDF करके हो सकता है, लेकिन किसमें क्या होगा वो सभी डिटेल भी आप जानिएगा। नाम जानिए, SPDF होता है। इस उप कक्षा के बारे में कहा जाता है इसका आकार गोला के समान होता है, जो आपको पिक्चर दिया गया है देखेंगे। ये जो होता है गोल, मतलब S उप कक्षा है। उसी तरह P उप कक्षा का जब देखिएगा तो इसका डमरू के समान होता है। आप देख रहे कुछ इस शेप में होता है। आगे देखेंगे D के बारे में, तो आकार जो है डबल डमरू के समान होता है, मतलब एक और फिर एक इसके साथ डबल समान होता है। F का देखिएगा तो 5 भुजाओं वाले डमरू के समान होता है, मतलब एक तरफ 3 गो रहेगा और एक तरफ 2 गो रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको जानना है कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन S में रह सकता है 2, 4 4 जोड़ के बढ़ेगा, P में रह सकता है 6 और D में रह सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। F में रहता है आपका 14 इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14। अब एक चीज़ जानिएगा जरा, इसी हिसाब बटेगा अब आपका। मान के चलिए आपको कहा कि K में बताइए, तो K में उप कक्षा का संख्या S है और इसमें 2 रह सकता है। अगर कोई L का आपसे पूछे तो यहीं से आप निकालिएगा, यहीं से देख देख के। तो पहले तो S आएगा यानी 2, फिर P आएगा, इसके बाद किसका नंबर आएगा, P का। P में कितना होगा 6, क्लियर है। M का एक बार चेक करते हैं, 18 रहना है। पहले S आएगा 2 वाला, देखिए यहाँ 2 लिख दिया गया, फिर P आएगा 6 हो जाएगा और फिर D का नंबर आएगा और D में 10 होता है तो 18 हो गया। N का अगर 32 निकालना हो तो क्या करेंगे, SPDF चारों आ जाएगा, 2 6 10 और लास्ट F में 14 रह सकता, तो N का 32 आप निकाल सकते हैं इस तरीके के। कक्षक के बारे में यानी ऑर्बिट के बारे में कहा जा रहा है आपको कि कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बनना जाता है। देखिए कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है जिसे कक्षक कहते हैं। कह रहा है कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। फिर से एक बार सुनिएगा, कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है जिसे कक्षक कहते हैं। कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। आगे है, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर से सुनते रहिए एकदम,
पहला हमने कंडीशन आपको पढ़ा कि कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों के बादल को कक्षक कहते हैं। कक्षक की संख्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। ठीक है, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे कहता है कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। इस नियम के अनुसार कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा भरना प्रारंभ होता है। एक जैसे समझाने का कोशिश करता हूँ, समझिए। एस में 2 होता है, पी में 6 और डी में 4 भरता है, 10 और एफ में 14। तो इसमें 2 हो गया, इसमें ऐसे 2 2 करके भरा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे 2 2 करके भरा है, 2 2 करके। लेकिन 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 मैं नहीं, और भी चीज़ समझना आएगा समझ में। मान के चलिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा कैसे है, के में 2, एल ए में 18, एम में सॉरी एल में 8, एम में 18 और एल में 32 है। अब इसका पहला एस होगा, एस पी होगा, एस पी डी हो जाएगा, एस पी डी एफ। क्यों? क्योंकि आपने देखा है पहले एस आएगा तभी अगला का नंबर आएगा। तो आप इसमें एस जब देखेंगे तो दोनों भरा हुआ है, एक सीधा एक उल्टा। इसमें उसी तरह एस पहले आया है, ये एस का कॉलम है, फिर ये तीनों जो है पी का है, इसमें एस का है, फिर ये पी का है, और फिर ये क्या है, डी का है। उसी तरह इसमें एस पी डी एफ करके आएगा। कुछ और चीज़ समझिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसमें से कौन सा सही है अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे इसमें ये खाली है और ये दोनों 2 2 है, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। इसमें भरना चाहिए था तब इसमें भरना चाहिए था, इसमें पहले भर गया इसलिए गलती हो गया, इसमें सभी में भर गया फिर ये भी गलती। क्यों? क्योंकि बीच वाला में क्या है, दोनों सीधा है, दोनों सीधा हो नहीं सकता, एक सीधा तो एक उल्टा आपको ऐसे करके बनाना है। इसका परफेक्ट जो लिखने का तरीका ये है, आप देखेंगे पहला में 1 2 हो जाएगा, फिर अगला में 1, अगला में 2 हो जाएगा, अगला में 1। और ऐसे नहीं भरा होगा, भरते समय क्या भरा होगा, ऐसे 4 बॉक्स है, तो सबसे पहले इसमें आया होगा सीधा, फिर इसमें सीधा, फिर इसमें सीधा, और भी है तो इसमें उल्टा, फिर इसमें उल्टा, तब अगर और है तो इसमें उल्टा, नहीं तो इसमें वैल्यू नहीं आएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक और अच्छी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, उसको भी समझिए कि अंतिम उपकक्षा के लिए ही कक्षक निर्माण किया जाता है। अंतिम उपकक्षा के लिए ही कक्षक होता है। अफबाऊ का नियम क्या है? अफबाऊ रचना जो है, इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, इनके द्वारा ही हम लोग भर पाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फील होगा। देखिए, अफबाऊ जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना ही अफबाऊ का नियम है। जैसे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले लिखने का तरीका 1s, फिर 2s 3s 4s 5s 6s, यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p, इधर 3d 4d 5d 6d। और आप देख रहे हैं एक एक छोड़ के लिखा गया लाइनिंग, ये यहाँ पे ये जगह छोड़ा गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, SPDF, यही 4 काफ़ी है सारे को लिखने के लिए, जितना अभी तक तत्व हो जा गया है। अब इसी को लिखने का था उप कक्षाओं तथा कक्षकों का ऊर्जा बढ़ता क्रम। तो कैसे लिखा होता है? सबसे पहले हम इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे नीचे नीचे मिलाते रहिए, पहले 1s आया, फिर देखिएगा 2s लिया गया, फिर 2p लिया गया, ऊपर से आता है नंबरिंग, फिर 3s पर आएगा, फिर 3p, फिर 4s, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अफबाऊ के नियम के अनुसार कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं आप। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 1s1 हो जाएगा। हीलियम का हो जाएगा 1s2। लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो एस में तो 2 हो ही जाता है, तो 1s2 हो जाएगा। तो 1s2 जैसे ही हो गया, हम जानते हैं इसमें 2 अधिक रह सकता है, तो ये होगा 1s2। अगला आएगा तो फिर इसका नंबर आएगा, 2s का नंबर आएगा, देखिएगा अगला, उसमें भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे लिथियम का, तो 1s2 हो गया, फिर 2s1 आया क्योंकि एक ही का ज़रूरत था। फिर बेरिलियम का, जब बेरियम का बात करिएगा तो 1s2, फिर 2s2, और 2s2 के बाद क्या आएगा, p का नंबर आएगा। देखिएगा ज़रा, मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले 1s, फिर 2s और फिर 2p, और p में कितना रहता है आपको पता ही है, 4 जोड़ के 6 रहता है। 6 जब तक इसमें भरेगा नहीं तब तक दूसरा का नंबर आएगा नहीं, वही देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया,
1s2 2s2 फिर जब बेरिलियम बोरॉन बोरॉन का जब नंबर आएगा तो फिर क्या 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर हमको मात्र एक चाहिए तो 2p1 होगा। ऐसे 6 तक जाएगा लेकिन 2p1 रह जाएगा। कार्बन का आइएगा तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा क्योंकि अभी 2 ही तक का जरूरत था। फिर 3 4 5 6 इसमें बहुत आगे जाएगा। मान के चलिए अगर आपको कभी लिखना पड़ गया ऑक्सीजन का तो नीचे लिख के दिखाया गया, आप ऑक्सीजन का समझिए इसको। 8 है तो पहले 1s2 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन। असल में इसमें 6 तक जा सकता है। तो टोटल कितना हो गया, जितना काम है आपका 8 हो गया। फिर एल्युमिनियम 13 का लिखना है तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6। 2p6 का मतलब क्या होता है, ये दूसरा ही कक्षा में है। के मैं क्या कर दिया, रुक जाइए। के पहला नंबर, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एल एल 6 रह सकता है इलेक्ट्रॉन इसमें। कैसे जाने, 2 का स्क्वायर नहीं 8 रह सकता है। ठीक है, तो इसमें तो 2 आया तो ये वाला हो गया, यहाँ देखिएगा। अब अगला में ये 2 नंबर वाला में देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर है, ये टोटल 6 2 8 है ना, 8 रह सकता है देखिए। उसी तरह अगला में है आपका क्या, के एल एम, एम आएगा तो एम में कितना रह सकता है, तो 3 नंबर, 3 3 9 2 18 रह सकता है। ठीक है, लेकिन है 3 नंबर तो देखिए 3 से स्टार्ट हो गया यहाँ पे, 3s2, फिर एस का खत्म नंबर तो 3p1, ऐसे करके आपको गिन के लिखते रहना होगा। देखिए अफवाहों के नियम का कुछ अपवाद चलता है, उसको समझिए जरा। एग्जाम में पूछा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्रोमियम 24, ठीक है, जब इसको आप लिखने जाएंगे तो आप जब लिखेंगे ऐसे, जो नियम आपने अभी सीखा है उस नियम से, तो आपका हो जाएगा गलत, आपका गलत हो जाएगा। आप जब लिखेंगे तो देखिए 1s2 ये सभी मैच करता रहेगा आपको। ठीक है, आप देखेंगे पी तक, यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा मजबूरन क्या हो जाता है, एस वाला कक्षा होता है इसमें 1 हो जाता है और डी वाला 1 ज़्यादा ले लेता है इससे। बात समझ, तो इसका जब हम लिखेंगे तो आर्गन के साथ हम ऐड करेंगे। आर्गन का तो यहाँ तक था सही है, आर्गन में हम जोड़ देंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैं बॉक्स से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो आर्गन का ही है, तो इसीलिए ना आर्गन में आप 4s1 और 3d5 कर देंगे। और देखिए कॉपर का उसी तरह देखिए, असल में नियम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के बाद देखिए क्या नियम बदलेगा। 4s1 की जगह पर क्या हो जाए, 4s2 की जगह पर 4s1 हो जाता है और 1d ले लेता है, तो आर्गन प्लस क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। उसी तरह सोना का देखिएगा, सोना में भी लास्ट में जाकर इसी चेंज हो जाता है, समझिए। तो सोना का लिखा गया है, यहाँ देखिए लास्ट में चेंज हुआ है। उसे चांदी में ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि कॉपर और क्रोमियम अफवाहों के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये अफवाहों के नियम का पालन नहीं करते, आपको याद रखना है। अच्छा एक और बात जानना है, क्वांटम संख्या क्या होता है, ये सब 11 12 का ही चल रहा है। देखिए यह वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की कुल सटीक स्थिति को बताती है। कौन, क्वांटम संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉनों को आधार कार्ड है। इलेक्ट्रॉनिक का आधार कार्ड मतलब समझे ना, सारा कुछ बता देगा। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एक है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होता है द्विगंशित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक है चक्रण क्वांटम संख्या, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके समझने का कोशिश करिए जरा। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या की बात करिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को दर्शाता है। ठीक है, कहता है तथा नाभिक से दूरी तथा उसके ऊर्जा स्तर को भी बता देता है मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एन से डिनोट करते हैं और इसलिए एन बराबर 1 2 3 लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा ये बात। अगला है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर, कहता है इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा को दर्शा रहा होता है। जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से हम डिनोट करते हैं और इसका एल बराबर n-1 हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एस की बात करें उप कक्षा के लिए एल का मान 0 होता है, पी उप कक्षा के लिए एल का मान 1 होता है, डी उप कक्षा के लिए एल का मान 2 और एफ उप कक्षा के लिए एल का मान 3 होता है।
आगे आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह कक्षा को दर्शाता है, इसे m से डिनोट करते हैं। यह कक्षा को दर्शाता है, इसे m से डिनोट करते हैं। क्वांटम संख्या उपकक्षा के गति को बताता है। इस प्रकार m बराबर -L 2 + L होता है। p उपकक्षा के लिए L का मान जो होता है 1, m का मान देखिएगा -1, 0 + 1 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में कैसे हम फिल करेंगे। अगर हम चक्रण क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो आप गौर से सुनिएगा कि यह चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की दिशा को दर्शाता है। इसे एस द्वारा सूचित करते हैं, जैसे क्लॉक वाइज सीधा एक हो जाता है ऐसे, ठीक है, और एंटी क्लॉक वाइज उल्टा हो जाता है, आधा आधा हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में। एक चीज़ देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर क्या कह रहा है कि 9f फ्लोरीन की बात करें 1s2 2s2 2p5 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। कक्षा n की बात करिएगा 2, उपकक्षा l में 1, कक्षा m में -1 0 + 1, और दिशा की बात करिएगा तो आपकी आंखों के सामने है -1/2 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दर्शाएगा। सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन की अगर बात करिएगा, निकालने का तरीका आपके सामने है, सारा लिख दिया गया है सेम। कैल्शियम के 7वें 13वें और उसी तरह बताया गया है आगे। एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। कह रहा है कि डी उपकक्षा में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, जबकि एफ उपकक्षा में 3 और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये दो बात याद आपको रखना है।